टू पीएससी पे। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह है हमारा परीक्षा धाम की जो यूनिट 7 आती है, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं विज्ञान से जुड़ी हुई, तो उसका यह हमारा 6वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे जो भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में, फिर इसके बाद में हम जो अगले लेक्चर में इनके प्रारंभिक ज्ञान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी भौतिकी क्या होती है। तो भौतिक शास्त्र या भौतिक प्राकृतिक विज्ञान का एक मूलक विषय है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ और उसके जो मूलभूत घटक, गति, व्यवहार, ऊर्जा व बलों से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? फिजिक्स के अंतर्गत। यह जो भौतिक मूल शब्द जो है फिजिक्स से बना हुआ है, जिसका ग्रीक जो अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक अवस्था। सर आइजैक न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। अब हम प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी की, जिसे हम माप विज्ञान कहते हैं, जिसमें तौल संबंधी जो भी माप विधियाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे लेंस है, तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। या फिर हम लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? डायोप्टर जो होता है उससे मापते हैं। वही हम देखें प्रकाश वर्ष, वह दूरी जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाती है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इसमें कितनी होती है? ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 10 की पावर गुणा 10 की पावर 15 मीटर हमें देखने को मिल जाती है। वहीं देखें हम खगोलीय दूरियां, प्रकाश वर्ष को मापे जाने के कारण प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती हैं। और ये कब पूछा गया? IAS 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं पारसेक भी क्या है? हमारी दूरी का मात्रक है। तो किसके लिए है? जो तो हमारे ग्रहों या पिंडों के मध्य में जो गति होती है उसको हम पारसेक से मापते हैं। तो पारसेक क्या होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर हमारा एक पारसेक देखा जाता है। वहीं हम बात करें आवृत्ति के बारे में, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। समुद्री जहाज़ों की जो गति मापने के लिए नॉट इकाई किसका प्रयोग करते हैं? हम नॉट या नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। वहीं 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 646 वाट होते हैं। इसको कैसे मापित किया गया था कि एक हमने घोड़ा लिया, उसके द्वारा एक वजन को खींचा गया। वहीं हमने कुछ हॉर्स पावर की जो दी विद्युत मोटरें ली, तो देखा 746 जो मोटरें थी वो 1 हॉर्स के बराबर वजन खींच पा रही थी। इसलिए जो हॉर्स पावर जो को 746 वाट के बराबर में रखा गया। वहीं तरंग दैर्घ्य का मापन क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। 10 टू द पावर में आपने देखा होगा माइनस में रहती हैं ये चीज़ें, तो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। 10 टू द पावर -10 ही होती है एंगस्ट्रॉम के मात्रक, तो आप देखिएगा आगे। उसके बाद हम देखें तेल को हम बैरल में मापते हैं। तो एक बैरल में हमारा कितना? 159 लीटर तेल आता है। तो एक कितना होता है? एक बैरल में 159 लीटर होता है। वहीं देखें हम, अभी आपने देखा होगा क्रूड ऑयल, ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 25 मार्च में, तो क्रूड ऑयल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिल रही थी। तो उनके कई प्रकार होते हैं। तो जो क्रूड ऑयल होता है उसकी जो कीमत है उनमें उछाल देखने को मिल जाता है। कभी 120 बैरल हो जाता है, कभी 80 बैरल हो जाता है। $80 प्रति बैरल के हिसाब से ऐसे इनकी कीमतें होती हैं। और देखें जो पहले तेल को बैरल में मापा जाता था, लेकिन अब इसे घन मीटर या क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। पहले बैरल में चलता था, अब किसमें? क्यूबिक मीटर में देखने को मिल जाता है। वहीं देखें ओजोन परत की मोटाई को हम डॉप्सन इकाई के रूप में मापते हैं। और जो जल का बहाव होता है उसको क्यूसेक में मापते हैं, क्यूसेक में देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं मैकेनिक्स के बारे में, जो यांत्रिकी होती है। तो यांत्रिकी क्या होती है? विभिन्न प्रकार के बलों एवं उनके व्यवहारों को होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हम इसके अंतर्गत करते हैं। उसके बाद प्रीलिम से जुड़े हुए कुछ फैक्ट कौन से हैं? बल एक सदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक न्यूटन होता है, और भाई सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो डायन देखने को मिल जाता है। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनके तो एक परिणाम भी होते हैं, एक दूरी होगी और एक दिशा निश्चित होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। वहीं देखें पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? कोरियोलस बल कहते हैं। जो हम देखें ये हमारा, अगर पृथ्वी ले लें हम गोल, तो ये हमारी 0 डिग्री हो गया अक्षांश। तो हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में ये व्यक्ति को किसकी हवाओं की गतियों को कैसे कर देता है? ये दाएं हाथ की ओर में, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की गतियों को ये बाएं हाथ की ओर में कर देता है। वहीं देखें स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें ब्राह्म स्थितियों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करा जाता है उसको स्टैटिक्स कहते हैं। वॉशिंग मशीन जिस सिद्धांत पर काम करती है उसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अपकेंद्रीय क्या होता है? mv²
1/r²। आपने देखा होगा ये फॉर्मूला। तो ये किससे संबंधित है? अपकेंद्रीय बल से जुड़ा हुआ है कि ये चीज़ों को बाहर की ओर फेंकता है, जिसके कारण हमारे जो वो होते हैं कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब देखते हैं हम गतियों से को सर्वप्रथम जो गति से संबंधित जो नियम दिए थे किसने परिभाषित किए थे? तो गैलीलियो के द्वारा ये बताए गए थे। उसके बाद में हम देखें तो वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो क्या होता है? गतिज ऊर्जा से लेकर विद्युत ऊर्जा में होता है। जो हमारी पवन चक्कियाँ होती हैं उसमें यही विंड शक्ति का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद देखें हम एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू क्या रीडिंग बढ़ती है, क्योंकि हमने इनटेक कर ली चीज़ें, जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा? वेट बढ़ जाएगा। वहीं देखें हम सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि हमारा वहाँ पर घर्षण कम हो जाता है। हम अच्छा कब चल पाते हैं? जब घर्षण अधिक होता है। इसलिए तो देखा वो चिकनी फर्श पर तुलना में दलदली फर्श पर चलना आसान होता है। वहीं देखें भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने में आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद में घर्षण कम हो जाता है। आपने देखा होगा अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो अगर आप उसको स्टार्ट करते, साइकिल को ले लो, तो आपको बहुत दम लगाना पड़ती है उसको स्टार्टिंग करने में, लेकिन जब वो चलना स्टार्ट हो जाती है तो वो अपने आप फिर आपको कम बल लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रारंभ अवस्था में घर्षण अधिक होता है और चलने वाली अवस्था में घर्षण कम हो जाता है। उसी के बाद देखें हम जो प्रकाश की ऑप्टिक्स के बारे में देखें, जिसमें हम प्रकाश तथा इससे उत्पादन, संचरण व संसूचन से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो ऑप्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। प्रलंब से जुड़े हुए फैक्ट कौन कौन से हैं? प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति तरंग व कण दोनों में, तो प्रकाश की आपने देखा होगा प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों में समान रूप से देखने को मिल जाती है। सौर विकिरण का जो परास कितना देखने को मिलता है? हमारा 400 से लेकर 700 नैनोमीटर हमें देखने को मिल जाता है तक दिखाई देती है, जिसे दृश्य प्रकाश या परास कहते हैं। पीले तथा हरे रंग के लिए आँखों की शुभ्रता क्या होती है? सबसे अच्छी होती है। अगर पीला और हरा रंग में दिखाई देता है तो हमारी आँखों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और वो सही रहती हैं। वहीं प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमें देखने को मिल जाती है। वहीं प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो जहाँ निर्वात होता है वहाँ पे हमें जो इसकी गति सबसे अधिक देखने को, प्रकाश की गति सर्वाधिक देखने को मिलती है। वहीं देखें सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, या फिर हम बोलें तो हमारा जो 500 सेकंड है, अगर इसमें भी निकाले जाएंगे 7 से, जिसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 8 निकल आएगा और 20 सेकंड हमारे बाकी बच जाएंगे। उसी के प्रकार आगे देखें चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है, क्योंकि सूर्य की तुलना में पृथ्वी के पास है। अगर हम देखें एवरेज दूरी कितनी है सूर्य की, तो हमारे यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। सूर्य की दूरी और चंद्रमा की एवरेज कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर हमें देखने को मिल जाती है। वहीं देखें एक कटा हुआ हीरा प्रकाश पूर्णांतरित परावर्तन की घटना के कारण हमें चमकता है। मृगमरीच का पूर्णांतरित परावर्तन की घटना का एक उदाहरण देखने को मिलती है। वहीं सीडी या डीवीडी का चमकना, साबुन के जो पानी के बुलबुलों का चमकना क्या होता है? वो व्यतिकरण की घटना होती है। कौन सी घटना होती है? व्यतिकरण की घटना होती है। वहीं हम बात करें जो तारों का टिमटिमाना और पानी में जो छड़ रखी हुई है वो टेढ़ी दिखाई देती है, वो अपवर्तन की घटनाओं के कारण होते हैं। अपवर्तन की घटनाओं में क्या होते हैं? माध्यम चेंज हो जाते हैं, साफ विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं, तो अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। वहीं देखें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष की आरती को प्रकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे ध्वनि एवं तरंगों के बारे में, साउंड एवं वेव्स मोशंस के बारे में। तरंग एवं गतियों के उत्पादन संचरण का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। प्रलंब से जुड़े हुए फैक्ट कौन कौन से हैं? ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, क्योंकि इनके संचरण के माध्यम के लिए जो माध्यम होता है ठोस, द्रव व गैस देखने को मिलता है। वहीं हम देखें मनुष्य की श्रव्यता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमें देखने को मिल जाती है। स्टेथोस्कोप होता है, आपने पता होगा डॉक्टर के गले में रखा रहता है, वो आपके सीने पर लगाता है या पीठ पर लगा के देखता है कि आपकी धड़कन सही चल रही है क्या नहीं कर रही। तो उसमें क्या होता है? बहुपरावर्तन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहीं गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं और देखा जाता है आपके पेट में क्या चल रहा है। उसके बाद में जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनकी आवृत्ति तो अपरिवर्तित रहती है। एक बात ध्यान रखिएगा, उनकी आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। भाई देखें जब टीवी में स्विच ऑन करके पर स्विच करने पर श्रव्य व दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, लेकिन ये क्या है कि अब स्टार्ट होने लगा है। पहले क्या होता था? ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती थी और चित्र में पहले दिखाई देते थे। अब क्या होता है? ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगा दिए जाते हैं, किसके द्वारा? जो टीवी वगैरह टेलीविज़न बनाने वाले लोग हैं उनके द्वारा। पहले क्या होता था? पहले हमें दृश्य दिखाई देते थे, बाद में हमें ऑडियो सुनाई देती थी। अब आगे देख लेते हैं हम
कि जो डेसिबल इकाई है वो ध्वनि को मापने वाली है, हम पहले ही जान चुके हैं। उसके बारे में बात करें, जब चमगादड़ के द्वारा उत्पादित पराध्वनि है तरंग चमगादड़ की बाधा भोजन के साथ टकराती हैं तो चमगादड़ और वापस लौट कर आ जाती हैं, उससे उसे पता चल जाता है कि हमें किस दिशा में भोजन मिलेगा। ये सब देखने को मिलता है क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है, और दिन में नहीं दिखाई देता, रात्रि में तो वो देख सकते हैं। तो वो किससे, पराध्वनिक तरंगों से ही ये अपने भोजन की खोज करती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ऊर्जा की प्रकृति, संचरण व कार्य में परिवर्तन का अध्ययन इसके तहत हम करते हैं। तो क्या है, वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव व गैसीय अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं उसको तिक बिंदु कहा जाता है। वहीं देखें, संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है संवहन की क्रिया के द्वारा गैस एवं द्रव रूप में देखा जाता है। वहीं थर्मल, जो फ्लास्क में लंबे समय तक तरल ठंडा या गर्म बना रहता है, तो उसमें क्या होता है कि संवहन, संचरण और विकिरण की कोई भी हानि हमें इसमें देखने को नहीं मिलती है। इसके कारण इसमें थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक हमें क्या होता है, पानी ठंडा व गर्म देखने को मिल जाता है। उसके बाद में -40 डिग्री पर -सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो ताप है हमें समान रूप से दिखाई देता है। इसी के साथ में हम बात करें 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और का मान फ़ारेनहाइट के स्केल पर कितना होता है उस समय पर अगर हम देखें तो 104 फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने में हमें आराम का महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी से जो भी जल का वाष्पीकरण होता है वो तीव्र गति से होता है, इसलिए हमें आराम मिलता है। वहीं जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि उसमें जो भी वायु भरी होती है या जो भी गैसेस भरी होती हैं वो निकल जाती हैं। कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशनर आर्द्रता व तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है, इसलिए हमें मौसम अच्छा लगता है। अब हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उनके बारे में, जिसमें विद्युत चुंबकत्व और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। तो क्या होता है, इसमें 100 वाट का बिजली बल्ब अगर 10 घंटे तक जलता है, 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो कितना बिल बनता है? तो 1 यूनिट बिल आता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर 1000 यूनिट हो जाए, 1000 वाट वो हो जाए तब जाके हमारा 1 यूनिट बनता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी के बाद में अब तो हमारे बहुत अच्छा है क्योंकि अब 9 वाट के या 14 वाट के हम उनका प्रयोग करते हैं, जिससे क्या बिल हमारे कम हो गए। भाई डायनेमो क्या होता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद में जो विद्युत मोटर क्या होती हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या चलना प्रारंभ कर देती है। ये एक दूसरे के रिवर्सिबल पाई जाती है। वहीं फ्यूज का प्रयुक्त होने वाले तार में उच्च तो प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध क्या होता है? जो अधिकतम तार आ जाता है, लाइट आ जाती है, उसको वो अपने अंदर शोक लेता है, और गलनांक क्या है? जिसके कारण वो तुरंत गल जाता है, जिससे क्या होता है, परिपथ में लाइट जा नहीं पाती और परिपथ हमारा सुरक्षित रहता है, इसलिए फ्यूज़ के तार लगाए जाते हैं। उसके बाद में शुष्क मानव शरीर में प्रतिरोध, विद्युत के प्रतिरोध परिणाम की कोटि क्या होती है? 10 की पावर 10 ओम 10 टू द पावर 4 ओम देखने को मिल जाती है, जो कितनी होती है? हमारी 10,000 ओम होती है। जबकि गीले शरीर में जो ओम की मात्रा हमें 1000 ओम देखने को मिल जाती है। अब बात करें हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड या विद्युत संदीप्तों के बारे में, जो इलेक्ट्रोल्यूमिनेशंस होती हैं, वो जो किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? जो हमारे डायोड होते हैं, एलईडी बल्ब किसके सिद्धांत पर? तो वो प्रकाश संदीप्त या फिर इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं। जो हमारी एलईडी होती हैं, एलईडी बल्ब ही है इसका, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इनको, एलईडी लिखा हुआ है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। वहीं देखें हम विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। पूछा जाता है तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस भरी होती है। वहीं एक कृत्रिम उपग्रह जो विद्युत प्राप्त करता है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है, ये सौर सेलों से ऊर्जा प्राप्त करता है। वहीं देखें कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? जो कैथोड किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तक की खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के द्वारा ये 1820 में इसकी खोज की गई थी। अब आगे हम बात करते हैं नाभिकीय भौतिकी के बारे में, जो न्यूक्लियर फिजिक्स होती है उसके बारे में। नाभिक की संरचना व नाभिकीय कणों की क्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अब इसमें हमारे फिल्म से जुड़े हुए कौन कौन से फैक्ट हैं? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन की क्रिया है। H2 हाइड्रोजन के अणु एक हीलियम में निर्माण कर रहे हैं, ये और जो हाइड्रोजन बम होता है वो इसी का निर्माण इसी से बनता है। उसके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, एक नियंत्रित क्रिया होती है, एक अनियंत्रित क्रिया होती है, उनमें हमें देखने को मिल जाता है। वहीं देखें तारे अपनी ऊर्जा किससे? नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। उसके बाद में साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण व न्यूट्रॉन आदि को उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। किससे? साइक्लोट्रॉन जो होते हैं उनके द्वारा। आगे हम बात करें परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम
का उपयोग किया था। थोर्मियम कहाँ मिलती है? मोनोजाइट, जो केरल के तटों पे हमें रेत मिलती है उसमें मोनोजाइट प्राप्त होता है। वहीं भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो रिएक्टर है वो तारापुर में यूएसए की सहायता से लगाया गया था। किसमें? 1969 में। उसी समय पे हमारी इसरो की स्थापना भी हुई थी। वहीं ध्रुव पूर्णिमा साइरस भी भारत के शोध रिएक्टर केंद्र हैं। वहीं देखें हम भारत के परमाणु परीक्षण स्थल जो पोखरण जैसलमेर में स्थित है, जहां पर 18 मई 1974 व मई 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किए थे। एमपीपीएससी में क्वेश्चन में पूछा गया था। वहीं ऑपरेशन शक्ति जो हमारा मई 98 में हुआ था उसका नाम दिया गया था। इसका नाम क्या दिया था? लाफिंग बुद्धा नाम दिया था, बुद्ध मुस्कुराए। इससे जुड़ी हुई 74 में बात की गई थी। वही देखें हम इंदिरा गांधी द्वारा आणविक अनुसंधान केंद्र 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया था। किसकी सहायता था? रूस की सहायता से हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं ट्रिबोलॉजी जिसमें घर्षण, फ्रिक्शन व स्नेकों का अध्ययन करते हैं। तो ट्राइबोलॉजी क्या है? हमारी इस फिल्म से जुड़ी हुई क्या क्या फैक्ट हैं? वह बल जो किसी वस्तु को गति दिशा के विपरीत लगता है उसको क्या कहते हैं? हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेकों का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्रेफाइट का प्रयोग होता है हमारा ठोसों में, द्रव में होता है हमारा तेल का, अर्ध ठोस में होता है ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हम बात करें, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है उसके केंद्र में एक बल लगता है, जैसे क्या कहते हैं? हम अभी केंद्रीय बल कहते हैं। और जो केंद्र की ओर आना चाहती है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाना। उसके बाद में जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है और बाहर की ओर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन में हम कपड़े सूख जाते हैं, उसका यही रीजन होता है। भाई पृष्ठ तनाव क्या होता है? ससंजक बलों का कारण होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? ससंजक बल। जब दो समान प्रकार की सतह होती हैं उनमें जो बल लगता है उसे ही हम ससंजक बल कहते हैं। बल आघूर्ण के कारण दरवाजों के हैंडल उसके कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। आपको पता है बल आघूर्ण क्या रहता है? कोई भी वस्तु को आसपास घुमाने के लिए एक दूरी बनाई दी जाती है, जिससे क्या होता है उसे आसानी से हम कम ताकत लगाकर खोल या बंद कर सकते हैं, यहाँ पर घुमा सकते हैं। उसके बाद में आपने देखा उत्तोलक के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के बारे में तो आपने अपने घर में देखा होगा। एक तो नींबू को निचोड़ने वाली चीज़ होगी, उसके बाद में एक चिमटा होगा हमारा, नींबू में निचोड़ने वाली हो गई, चिमटा हो गया, और एक हमारा क्या हो गया? चिमटा ये हो गया, एक हो गया सुपारी वो नींबू निचोड़ने वाली, एक हो गया कैंची, कैंची के बीच में रहता है। तो एक कैंची हो गई, इसमें बीच में जुड़ी रहती है, और आपने नींबू निचोड़ने वाली देखी होगी तो यहाँ जुड़ी रहती है, और चिमटा हमारा पीछे जुड़ा रहता है। तो ये तीनों हमारे उत्तोलकों के उसमें आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो आंतरिक यांत्रिकी है हमारी, अंतरिक्ष यांत्रिकी, एरोनॉटिक्स, जिसके बारे में हम देखें, अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन हमारा इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हमें देखने को मिली थी, और उसका मुख्यालय बेंगलोर में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक हैं किसको कहा जाता है? विक्रम अम्बालाल साराभाई जी को कहा जाता है। पहला उपग्रह हमने आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जो कौन सा था? 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया था आर्यभट्ट के नाम से। अब हम बात कर लेते हैं जो सर्वप्रथम 3 नवंबर 1957 में लाइका नाम की कुतिया स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भेजी गई थी। वहीं देखें चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिसने 1969 में ईगल नामक लैंडर के साथ में चंद्रमा पर कदम रखा था। उसके बाद में कोलंबिया, डिस्कवरी, चैलेंजर, एडेवर व अटलांटिक अमेरिका की आंतरिक एजेंसियों के स्पेशल शटलों के नाम हैं। वहीं हम बात करें, भारत का एक शटल बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? पुष्पक, जिसका नाम रखा गया है। नासा का अंतरिक्षयान कैसिनो शनि ग्रह पर भेजा गया है। वहीं देखें अंतरिक्ष में सबसे अधिक लंबे समय तक 1110 दिन तक बिताने वाले जो व्यक्ति थे वो रूस के थे ओलेग। जो ओलेग व्यक्ति थे, ओलेग कोनोनेस्को, वो कोनोनेनको, तो ओलेग कोनोनेनको, तो ये हमें रूस के व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने लगभग 1110 दिन हमें वहाँ देखने को मिल गए थे। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में, जिसमें हम ब्रह्मांड में उपस्थित मंदाकिनी तारे, ग्रह और उपग्रहों के विकास का अध्ययन करते हैं। उसे हम एस्ट्रोनॉमी या फिर खगोलिकी कहते हैं। अब प्रीलिम से जुड़ी हुई क्या बात है? बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1927 में। अब आज हमारी जो आधुनिक सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त कोई थ्योरी है ब्रह्मांड निर्माण की, तो हमें यही बिग बैंग थ्योरी देखने को मिल जाती है। क्या होता है? पहले पदार्थ फैला पड़ा था पूरे ब्रह्मांड में, फिर वो एक इकट्ठा होता है, उसमें ऊर्जा अधिक हो जाती है, फिर उसके बाद में बहुत जोर से विस्फोट होता है, और आज भी हमारे ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार देखने को मिल जाता है।
अब हम बात करें सूर्य का व्यास हमें कितना देखने को मिलता है, 13,90,000 किलोमीटर देखने को मिलता है व्यास, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना देखने को मिलता है। ब्लैक होल की जो सबसे प्रथम जानकारी दी थी हमें किसने दी थी, एस चंद्रशेखर के द्वारा दी थी। ब्लैक होल क्या होता है, वो किसी भी गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है वो अपने अंदर ही खींच लेता है। अरस्तु ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस कि में पृथ्वी को गोलाकार बताया था अरिस्टोटल ने। उसके बाद खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल रीजन, जो खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को बताया जाता है, जो खगोलीय इकाई होती है। भाई पृथ्वी का घूर्णन के कारण क्या होते हैं, वो स्वयं की अक्ष पर घूम रही है तो उसके कारण दिन रात होते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो अगर सूर्य का चक्कर लगा रही है, आपने देखा होगा, मैं ये हमारा सूर्य है और ये हमारी 4 कंडीशन बनती हैं जिसमें हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है और कैसे हम सूर्य के सबसे पास होते हैं और कैसे हमारी 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर के दिन दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। फिर 22 मार्च में दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर में भी दिन और रात बराबर देखने को मिल जाते हैं। वहीं यहाँ 21 को यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु देखने को मिल जाती है। वहीं यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में इस समय पर ग्रीष्म ऋतु होती है 22 दिसंबर में और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर शीत ऋतु देखने को मिल जाती है। ये सब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं प्रमुख अध्यायों में जाके कि कैसे होता है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, उसके बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। आगे है हमारा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह, रात की रानी, पृथ्वी का सूर्य भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं हम। पृथ्वी से चंद्रमा का जो हम केवल 57% भाग ही देख सकते हैं और एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहा जाता है। मैगलन जो अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। तीव्र घूमने वाले न्यूटन तारे को पल्सर कहा जाता है। जो बजाज पल्सर गाड़ी आती है वो तेज घूमने, इसी यहीं से नाम लिया गया है उसका कि जो तेज घूमती है, इसलिए उसको पल्सर कहा गया। नील आर्मस्ट्रांग द्वारा 1969 में जिस स्थान पर गए थे उसे शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी कहा गया था। और चंद्रयान 2 द्वारा जहां इम्पैक्ट पॉइंट हुआ था, हमारा जो लैंडर था जो टकराया था, उसको तिरंगा पॉइंट कहा गया था। और चंद्रयान 3 के द्वारा दक्षिणी ध्रुव पे हम जहाँ पर उतरे थे, लैंडिंग की थी, उसको हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम समाचार पत्रों में देखने को मिल जाती हैं, जैसे भारत और फ्रांस का सैटेलाइट तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। वहीं देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो पर्यटक थे वो थे गोपीचंद थोटाकुरा। वहीं देखें अंतरिक्ष यान तक जो भारत ने जो चंद्रमा तक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। वहीं भारत का पहला ध्रुवीय मिशन एक्सपोसैट हमने लॉन्च कर रखा है और ये हमारे इसको जो बाहरी आकाशगंगा है उसके बारे में बताता रहेगा। दोस्तों इसके अंतर्गत हमने जो प्रारंभिक भौतिकी से जुड़ी हुई शाखाएं थी उनके बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम जो भौतिकी से जुड़ा हुआ प्रारंभिक ज्ञान है उसकी कई पार्टों में वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।